दोस्तों, हमारी आज की कहानी लगभग हर घर की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक सोच से, एक विचारधारा से जो लड़के और लड़की में भेदभाव कराती है और जिसे बदलने की सख्त जरूरत है। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी किराना दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी सुरेंद्र जी के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। क्या हुआ भाई सुरेंद्र, बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो? दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा। तो गहरी सांस लेते हुए सुरेंद्र जी बोले, भाई सारी परेशानी तो यही है कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा तो बुझे मन से सुरेंद्र जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज्यादती की है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से इस इंतजार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लुटा सकूं। लेकिन फूटी किस्मत मेरी पत्नी ने तीसरी बार भी बेटी को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की चाहत रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही आ धपक पड़ती है। अरे यार, तू भी किस जमाने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान ने जो दे दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत सी दलीलें थीं। थोड़ी देर बातचीत करके सुरेंद्र जी का मित्र तो वहां से चला गया, लेकिन उसके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर छाए हुए मायूसी और निराशा के बादल बदस्तूर कायम थे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। न जाने ये औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे। वो पड़ोस वाले मिश्रा जी 10 दिन पहले उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजवा दिए, ये कहकर कि आज पूरे शहर को पता लग जाए कि खुशी किसे कहते हैं। और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है, केवल तुम जैसी मनहूस औरत की वजह से। कहते कहते वो मारपीट पर उतर आए। लेकिन उनकी पत्नी संध्या बेचारी करती भी तो क्या, ये सब उसके बस में तो नहीं था। कोई कसूर ना होते हुए भी हर बार उसे कसूरवार बना दिया जाता। वहीं बेटियां तो सुरेंद्र जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थीं। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते और फटकारते रहते और आते जाते 2-4 चपत तो उन्हें लगा ही देते। लड़ाई झगड़ा तो उस घर में अब हर रोज की बात हो गई थी। एक ओर सुरेंद्र के सब्र का बांध टूटकर धराशायी हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में ये बात बिठा दी कि परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। इस बात पर संध्या ने अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो भी कुल का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन उनका एक ही जवाब होता, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए उनकी पढ़ाई पर पैसा खर्चा करना बेवकूफी है। जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए वो संध्या की बात को सिरे से नकार देता। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब सुरेंद्र ने संध्या के साथ अपने रिश्ते की गरिमा को खत्म कर दिया और अपने बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की राधा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। ये देखकर संध्या की हैरानी का ठिकाना न रहा। जिस पति को वो आज तक अपना भगवान मानती थी, उसकी ये करतूत देखकर संध्या के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन अभी इतना काफी नहीं था। राधा को मालकिन का दर्जा दे दिया गया और संध्या उस घर में महज एक काम वाली बाई बनकर रह गई। राधा
भले ही गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदरता की बहुत धनी थी। अब तो सुरेंद्र को शादी के बाद केवल राधा ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियां लाना, उसे घुमाने ले जाना उसका रोज का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो वो जैसे भूल ही चुका था, और वहीं अपनी सौतन के इशारों पर नाचना ही संध्या की किस्मत बनकर रह गया था। फिर एक दिन राधा गर्भवती हो गई। अब तो सुरेंद्र की मां ने संध्या को उसके पास जाने से भी मना कर दिया, ये कहकर कि उसका मनहूस साया उनकी प्यारी बहू राधा पर ना ही पड़े तो ही अच्छा है। इस बात से संध्या के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें ढुलक कर उसके गालों तक आ गईं। तभी संध्या की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी माँ को मनहूस क्यों कहती हैं? वो मनहूस नहीं है, बहुत अच्छी हैं। बेटी की यह बात सुरेंद्र के कानों में पड़ गई और उसने तुरंत आकर अपनी बेटी को जोरदार तमाचे जड़ दिए। ये दृश्य देखकर तो संध्या का दिल दहल गया। वो दौड़कर अपनी बच्ची का बचाव करने लगी तो उसका पति बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में रहना है तो वैसा ही करना होगा जैसा माँ कहती है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से अपनी मनहूस सूरत लेकर। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर। हर रोज अपमान के घूंट पीते पीते संध्या भी थक चुकी थी। उसकी सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज उसने घर की दहलीज से बाहर कदम रखने का फैसला ले लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहां से तुरंत निकल गई। किसी ने उसे रोकने की जरूरत नहीं समझी। रोकते भी क्यों, वे लोग तो चाहते ही थे कि उन्हें उससे और उसकी 3 बेटियों से छुटकारा मिल जाए। पति के घर से निकलने के बाद संध्या अपनी बच्चियों को लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही थी। संध्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्ग से धार गए थे। जीवन यापन के लिए उसकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। संध्या पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, परंतु सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी। इसलिए अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए उसने घर पर रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया और साथ ही आस पड़ोस की लड़कियों को भी सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेगी। उधर संध्या के घर से निकलने के साथ ही सुरेंद्र की दुकान का काम कम होने लगा था, परंतु बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा था, जिसके बलबूते घर का खर्च ज्यों का त्यों चलता रहा। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। अब सुरेंद्र और उसकी माँ दिन रात भगवान से बेटे के लिए प्रार्थना करते। सुरेंद्र की माँ अपनी पहचान के किसी पंडित को बुलाकर भी ले आई और उनके कहने पर तरह तरह के पूजा पाठ, अनुष्ठान और ना जाने कितने ही तरह के व्रत अपनी बहू से करवाए। और आखिर वो दिन भी आ ही गया जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार सुरेंद्र को पुत्र धन की प्राप्ति हो ही गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुल दीपक आ ही गया जो हमारे घर को रोशन करेगा। ऐसा कहते हुए सुरेंद्र की माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बेटे के पैदा होने के 6ठे दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए सुरेंद्र के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी मनाने के लिए उसने कर्ज लेकर जात बिरादरी, पड़ोसी और रिश्तेदारों को शानदार पार्टी दी और ढोल बजवाए। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी मुराद जो पूरी हो चुकी थी। परंतु अब दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था, इसलिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर सुरेंद्र ने जैसे तैसे वो कर्ज उतारा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो सुरेंद्र अपनी बेटियों के खाने पीने और मूलभूत आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज कर देता था, वही अब अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा था। बेटे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था। समय यूं ही गुजरता गया।
इस दौरान एक दिन सुरेंद्र की माताजी भी स्वर्ग सिधार गईं और अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था और कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उसका यही सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी ना करके वो एक अच्छा सा आलीशान होटल खोले। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो एक लड़की को पसंद करने लगा और बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। माता पिता जो अपनी बहू को लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थे और पहले से ही अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे, ये जानकर बहुत खुश हुए। बेटे की पसंद को ही अपनी पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी होने के साथ ही उनकी मंगनी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही शादी भी हो गई। बहू घर पर आ गई। माता पिता दोनों को तो मानो स्वर्ग मिल गया हो। अब अपना होटल खोलने के लिए उनके बेटे सुमित को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना पैसा कहां से जुटाया जाए, ये सोच सोचकर सुरेंद्र परेशान था। परंतु अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसलिए उसने अपनी दुकान और बाकी बची जमीन भी बेचने का फैसला कर लिया। ये सब बेचकर उसे अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया था। अब माता पिता अपने और अपने बेटे के भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे और जल्दी ही होटल बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेजी से खर्च होने लगा और बिल्डिंग खड़ी करने में ही उनका सारा धन समाप्त हो गया। फिर एक दिन उनके बेटे ने कहा कि इतना बड़ा होटल होते हुए हमें घर की क्या जरूरत है, वहीं पर ही अपने रहने का इंतजाम भी कर लेंगे और ये मकान बेचकर बाकी के पैसे की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि सुरेंद्र और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, परंतु बेटे बहू द्वारा समझाए जाने पर वो अपना मकान बेचने को भी तैयार हो गए। ये सोचकर कि आखिर सब कुछ बेटे का ही तो है, हमारे बाद भी तो इस सब का मालिक बेटा ही होगा। और उसने अपना मकान बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि सुरेंद्र का मित्र भी था उसे फोन कर दिया और उसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर अपना मकान बिकवाने को कहा। ये सुनकर उनका दोस्त चौंक गया और बोला, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में अंधा ही हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर न्यौछावर कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे में लाठी के समान होती है। लेकिन उस सब को दांव पर लगाने के बाद अब तुम अपना मकान बेचने को भी तैयार हो, ये बात तो ठीक नहीं है। मित्र की बात सुनकर सुरेंद्र जी बोले, अरे यार, जिस धन दौलत को तू बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है, दरअसल बुढ़ापे की लाठी वो दौलत नहीं, वो तो अपना बेटा होता है और मेरा बेटा बहुत लायक है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और बुढ़ापे में हम दोनों की खूब सेवा करेगा। उसके मित्र ने फिर कहा, लेकिन सुरेंद्र, वो मकान तो तेरे माता पिता की निशानी है, इसे बेचने से पहले एक बार विचार जरूर करना। अरे विचार क्या करना, सब कुछ उसी का तो है, सुरेंद्र ने कहा तो मित्र ने चिंता जताई। पर अपना मकान बेचकर तुम रहोगे कहाँ, क्या ये सोचा है? अरे, मेरे जीवन भर की पूंजी से इतना बड़ा होटल खड़ा कर रहा है मेरा बेटा, तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा? कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए सुरेंद्र जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें सुमित जैसा बेटा मिला। इतना सब समझाने के बाद भी जब सुरेंद्र जी नहीं माने तो उनके मित्र ने कहा, तू मेरा खास दोस्त है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे। ऐसा कहकर उनके मित्र ने फोन रख दिया। कुछ समय बाद सुरेंद्र जी का मकान बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्च पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहने भी। होटल बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया।
माता पिता दोनों अपने बेटे बहू के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सारा कुछ लुटाकर भी बेटे के प्रेम में पड़े सुरेंद्र और राधा अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। होटल में कुल मिलाकर 11 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा सुमित ने अपने माता पिता को रहने के लिए दे दिया, जबकि एक बड़ा ही आलीशान कमरा उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था, जिसमें सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। सुमित और उसकी पत्नी काउंटर पर बैठने लगे, जबकि अपने पिता सुरेंद्र जी को सुमित ने वेटर्स पर नजर बनाए रखने और उनके कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दी। सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदने और मार्केट से रसोई का राशन लाने की जिम्मेदारी भी सुरेंद्र जी को ही दे दी गई। लेकिन अब एक बड़ी परेशानी ये खड़ी हो गई कि खाना बनाने के लिए कोई बढ़िया सा शेफ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई शेफ मिलता भी तो वो इतनी तनख्वाह मांगता कि उसे सुनकर सुमित और उसकी पत्नी के होश ही उड़ जाते। कई दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो आखिरकार उन लोगों को ज्यादा तनख्वाह पर ही एक शेफ को नौकरी पर रखना पड़ा। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगा। कभी कभार शेफ छुट्टी पर होता तो राधा जी सारी रसोई संभाल लेती। सुमित और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान हो जाते कि जिस दिन खाना उनकी माँ बनाती तो लोग चटखारे लेकर खाना खाते और खाने की खूब तारीफ करते। ये देखकर उनकी बहू के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। वो रसोई घर में गई और शेफ को खाना ठीक से ना बनाने पर डांटने लगी, और ज्यादा कहासुनी होने पर उसे काम से निकाल दिया। और अब सुमित ये सोचकर परेशान हो गया कि शेफ का इंतजाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपकी माँ दिन भर बैठे बैठे क्या करती है? जब तक कोई अच्छा सा शेफ नहीं मिलता तो क्यों ना अम्मा जी से ही खाना बनवा लिया करें। खाना तो वो बहुत अच्छा बनाती हैं, और वैसे भी शेफ को उसकी मुंह मांगी तनख्वाह देंगे तो हमारे खाने के ही लाले पड़ जाएंगे। जबकि माँ जी से खाना बनवाए तो शेफ का पैसा भी बचेगा और लोगों को पसंद का खाना भी मिलेगा, और फिर इससे हमारे होटल की बिक्री भी तो बढ़ेगी। ज्यादा होगा तो माँ जी की मदद करवाने के लिए एक हेल्पर रख लेंगे। हेल्पर तो कम तनख्वाह में भी मिल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं माँ से बात करता हूँ। ऐसा कहकर सुमित अपनी माँ के पास गया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? राधा ने कहा तो सुमित बोला, माँ, दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसकी माँ बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, जब तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिलता तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतना सुनते ही सुमित खुशी से झूम उठा और बोला, ये हुई ना बात। मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से मेरी परेशानी हल कर देंगी, और वैसे भी जितना लजीज खाना मेरी माँ बनाती है उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा शेफ भी नहीं बना सकता। पता है माँ, आपके हाथों का अचार खाकर हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना सुनते ही राधा बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मेरे हाथ की बनी चीजें लोगों को इतनी पसंद आती हैं। ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी। आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। ये सारी बातें सुनकर सुरेंद्र जी बोले, और नहीं तो क्या, होटल हमारा है तो हमें काम करने में भला क्या ऐतराज हो सकता है। अब देखो, जब ज्यादा काम होता है मैं भी तो वेटर वाले सारे काम कर लेता हूँ, इसमें बुराई क्या है? फिर राधा बोली, बिल्कुल, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। अच्छी बात है राधा कि होटल में ग्राहक आने लगे हैं। तुम रसोई का काम देखो, तब तक मैं ग्राहकों को देखता हूँ। ऐसा कहकर सुरेंद्र जी कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर में किसी राजनीतिक पार्टी की रैली का कार्यक्रम था, जिस कारण शहर के बहुत से होटल बुक करवाए गए थे। सुमित के होटल में भी उन लोगों ने 10 कमरे बुक करवाए। सुमित के लिए ये कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी ये थी कि केवल 9 कमरे ही खाली थे,
क्योंकि 10वें कमरे में उसके माता पिता रहते थे। इसी सोच में सुमित गुम बैठा था। तभी उसकी पत्नी बोली, लो, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी का सामान वहां से हटा देते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक कमरे के 5,000 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे तो हम ये मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। फिर सुमित बोला, अरे लेकिन माँ बाबूजी कहाँ रहेंगे? रसोई घर में, और कहाँ? रसोई घर में तो बहुत जगह है। आखिर 2 दिनों के लिए तो वो लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, 2 दिनों के लिए उनका इंतजाम रसोई घर में करवा देते हैं। ऐसा कहकर सुमित ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट करवा दिया और अपने माँ पिताजी को 2 दिनों के लिए रसोई घर में ही रहने को कह दिया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे सुरेंद्र जी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। कहीं मित्र की कही बात सच ना हो जाए। सोच सोचकर उनका कलेजा मुंह को आने लगा था। उधर उनकी पत्नी राधा को भी कमर दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। परंतु 2 दिन की ही बात है, ये सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अगले दिन होटल का रेस्टोरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों से भरा हुआ था। राधा जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहे थे। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने सुरेंद्र जी की ओर देखते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे ओ वेटर। सुरेंद्र जी ने यहाँ वहां देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे वेटर कहा? और नहीं तो क्या, वेटर को वेटर कहकर नहीं बुलाऊंगा तो क्या सेठ जी कहकर बुलाऊंगा? ऐसा कहकर वो अपने साथियों की ओर देखकर जोर से हंसा और फिर बोला, जा मेरे लिए चिकन और शराब लेकर आ। लेकिन सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता, सुरेंद्र जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोला, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ। बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। आपको खाना है तो वहीं जाकर खा लीजिए, सुरेंद्र जी गुस्से में बोले। अरे इतना घमंड, कहाँ का नवाब है बे तू? वो आदमी आग बबूला होते हुए बोला। तो सुरेंद्र जी ने कहा, कहीं का नवाब तो नहीं हूं, लेकिन इस होटल के मालिक का बाप जरूर हूं। इतना कहकर सुरेंद्र जी वहां से चले गए। इतनी बात सुनते ही उस आदमी ने क्रोधित स्वर में सुमित को आवाज दी और सुरेंद्र जी की ओर इशारा करता हुआ बोला, कौन है वो आदमी? कोई नहीं, वो तो वेटर है, सुमित ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन वो तो स्वयं को तुम्हारा पिता बता रहा था, उस आदमी ने कहा। तो सुमित बोला, अरे नहीं नहीं, वो मेरे पिता नहीं है। गांव में हमारे पुश्तैनी घर में नौकरी किया करता था ये बूढ़ा। आदमी ईमानदार था तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे ही अपना बेटा कहता है। वैसे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे सामने जुबान तो ऐसे लड़ा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। अपने इस 2 कौड़ी के नौकर को बोल कि मुझसे माफी मांगे। अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातें सुरेंद्र जी खड़े हुए सुन रहे थे। उनके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी सुमित ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, देखिए, ग्राहक तो हमारे भगवान समान होते हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप उनका अपमान करें। चलिए अब जल्दी से इनसे माफी मांगिए। अरे कमाल करते हो तुम, मैं किस लिए उससे माफी मांगूं? गलती उसने की है, मैंने नहीं। मैंने केवल इतना ही कहा था कि हमारे यहाँ मीट और शराब नहीं मिलता। तो मेरे सामने पैसों की धौंस दिखाता हुआ बोला कि मुझे बाहर से ला कर दो। बदतमीजी इस आदमी ने की है तो मैं माफी क्यों मांगूं? उसी समय सुमित अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बार में समझ नहीं आता? जब मैंने कहा माफी मांगो तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान का गला घोंटकर उन्होंने उस आदमी से माफी मांगी। फिर सुमित ने उन्हें बाहर से मीट और शराब लाने को कहा। अपमान की कड़वी घूंट पीते हुए वो चुपचाप मीट और शराब लेने चले गए। लेकिन उनके मन में बहुत से विचार चल रहे थे।
आज उन्हें अपने मित्र की वो चेतावनी याद आ रही थी जो मकान बेचने से पहले उसने उन्हें दी थी। आज उन्हें अपना घर बहुत याद आ रहा था। उधर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाते बनाते राधा जी बेहाल हो रही थीं। आज उनका हेल्पर भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया तो खाना बनाना छोड़कर वो रसोई घर के कोने में बिछी चादर पर जाकर लेट गईं। इधर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही सुमित रसोई घर में गया तो अपनी माँ को वहां लेटे हुए पाया। ये देखते ही वो माँ पर भड़क पड़ा। वहां इतने लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम कर रही हैं। वो बेटा, गर्मी और धुएं के कारण मेरा दम घुट रहा था, खांसी रुक ही नहीं रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेकिन सारी सब्जियां मैंने तैयार कर रखी हैं, बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। वो काम तुम बहू से करवा लो, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर सुमित ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने के लिए कहा तो वो भड़क गई। लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए जलते भुनते हुए वो रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में सुमित अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर धुएं का असर पड़ा है और कमजोरी भी बहुत है। बीमारी और अधिक ना बढ़ जाए इसलिए कुछ दिनों के लिए इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना होगा। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा? ये सोचकर सुमित ने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा सकते। आप दवाइयाँ दे दीजिए, जरूरी हो तो इंजेक्शन दे दीजिए, हम इनका घर पर ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने लाख समझाने की कोशिश की कि इस समय लापरवाही करना उचित नहीं है, मगर वो नहीं माना और दवाइयाँ लेकर अपनी माँ को अपने साथ वापस ले गया। वापस लौटकर राधा जी फिर से काम पर लग गईं। सुरेंद्र जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या तो रसोई का काम बहू से करवाओ, नहीं तो कोई बावर्ची रख लो, पर अब तुम्हारी माँ ये काम नहीं करेंगी। लेकिन पापा, आपकी बहू से ये सब काम नहीं होगा, मैं जल्दी ही शेफ का इंतजाम करूंगा। ऐसा कहकर सुमित चला गया। दोपहर के समय खाना बनाते हुए धुएं के कारण राधा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। तभी सुमित को खाना जलने की बू आई। वो तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखो बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, ये दोनों तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगे, इनसे कोई काम नहीं होगा। तभी सुरेंद्र जी आवाज सुनकर अंदर आए और गुस्से से बोले, लानत है ऐसी औलाद पर, अपनी सारी पूंजी हमने तुझ पर लुटा दी, ये सोचकर कि बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन तुमने तो हमें यहाँ नौकर बनाकर रख दिया। नौकर कहना भी शायद गलत होगा, हम तो यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। कहते हुए अपनी पत्नी के पास जाकर उसे झंझोड़ते हुए बोले, राधा, क्या हुआ? उठो राधा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन ये सब सुनने के लिए राधा अब जीवित ही कहाँ थी। सुरेंद्र जी चिल्लाते रह गए, लेकिन उनकी पत्नी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती राधा, कहते हुए सुरेंद्र जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज वे अपना सब कुछ खो चुके थे। अपना सब कुछ गंवाकर उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि भले ही अपना खून ही क्यों ना हो, भले ही उसे जी जान से प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन उसे केवल उतना ही देना चाहिए जितना उचित हो। अपने बुढ़ापे को कभी नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ापे में तो खुद का शरीर ही खुद को दगा दे देता है। सोचते सोचते सुरेंद्र जी की आंखों से आंसू बह निकले। अंतिम संस्कार के समय जब बेटा चिता को अग्नि देने लगा तो सुरेंद्र जी जोर से चिल्ला पड़े, तुम ये हक खो चुके हो, तुम ही मेरी पत्नी के कातिल हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार स्वयं किया।
फिर रोते हुए बोले, चंद पैसों के लालच में आकर तुमने अपनी ही माँ को मार डाला, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिला कर रहूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तेरी सारी करतूतों के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहकर सुरेंद्र जी वहां से तेजी से निकल गए। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही चलने लगे। काफी दूरी तय करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और जाकर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके बेटे ने फोन करके पैसों का लालच देकर मामले को रफा दफा करने को कह दिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब किसी ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, तो वहीं खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास जाना चाहिए। एक सप्ताह पहले ही यहाँ एक महिला पुलिस अधीक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है, जो बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय है। ये बात सुनकर सुरेंद्र जी तुरंत वहां से पुलिस अधीक्षक के ऑफिस चले गए और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। अपने पिता समान व्यक्ति को अपने पैरों में गिरते देखकर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें उठाया और सामने कुर्सी पर बिठाया। फिर पानी दिया और उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो सुरेंद्र जी ने रोते हुए अपना सारा हाल उसके सामने बयां कर दिया। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे से एक औरत टिफिन लेकर अंदर आई और पुलिस अधीक्षक के पास रखते हुए बोली, तू भी ना बिटिया, सुबह सुबह खाली पेट ही चली आई। अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखा कर। अब सारा काम छोड़कर सबसे पहले खाना खा ले। फिर पुलिस अधीक्षक बोली, माँ, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? टिफिन ड्राइवर के हाथ भेज देती। माँ बेटी में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी सुरेंद्र जी की नजर पुलिस अधीक्षक की माँ के चेहरे पर गई और उन्हें देखते ही वो तो जैसे सुन ही रह गए, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, उनकी पहली पत्नी संध्या थी। फिर उन्होंने गौर से पुलिस अधीक्षक की ओर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वो तो उनकी अपनी ही बेटी थी। इतने में उनकी पहली पत्नी संध्या भी उन्हें पहचान चुकी थी, पर उनकी ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। खुद को संभालते हुए संध्या ने अपने पति के पैर छुए। इतने वर्षों बाद पिता को देखकर उनकी बेटी की आंखों में भी आंसू भर आए। फिर सुरेंद्र जी संध्या के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो संध्या, मुझसे बड़ी भयंकर भूल हो गई और इसी भूल की सजा ही भगवान मुझे दे रहा है। अपने बेटे की चाहत में मैंने अपनी बेटियों को उनके हिस्से का प्यार नहीं दिया, बस प्रताड़ित ही करता रहा। यहाँ तक कि मैं तो उनकी पढ़ाई के भी खिलाफ था। कहते कहते सुरेंद्र जी सिसकियां भरते हुए हांफने लगे। फिर बोले, जिन बेटियों को मैंने ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था, वो बेटियां आज बुलंदियों के शिखर को छू रही हैं। अपनी माँ की उचित परवरिश और मार्गदर्शन पाकर खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। अपनी लक्ष्मी जैसी बेटियों को दुत्कार कर जिस बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, आज उसी बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कितना समझाया था संध्या, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था। सोचता था कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होती है। जिस बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया, उस लाठी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते कहते सुरेंद्र जी अपनी पत्नी के पैरों में गिर गए। उनके हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी और बेटी ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। शायद बेटियां भविष्य में अपने पिता को इंसाफ दिला पाएं, परंतु आज तो भगवान का न्याय हो चुका था। दोस्तों, हमारे देश और समाज के इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है और इस सोच से बाहर आना बहुत जरूरी है कि बुढ़ापे के सहारे के लिए बेटा पैदा करना अनिवार्य है। अगर इन कहानियों के माध्यम से हम किसी एक सोच को ही बदल पाएं, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।